इनकम टैक्स फ्री, 4 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद 4 से 8 लाख भी 5% का जिक्र होता है, 8 से 12 10%, 12 से 16 इनकम टैक्स 15%। तो 3 लाख तक 0, 3 से 7 लाख 5%, यानी कि 4 लाख की कमाई तक आपका टैक्स जो है वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 20%। और जो पुराना स्लैब है और जो नया स्लैब है वो आपको बता देते हैं, दोनों स्लैब के बारे में बात करनी जरूरी हो जाती है। पहले क्या था, 3 लाख तक 0%, 4 लाख तक 0। अब पहले 3 से 7 लाख तक 5%, अब 4 से 8 लाख तक 5%। 7 से 10 लाख तक आप 10% देते थे, 8 से 12 लाख तक 10% है। पहले 10 से 12 लाख तक आपका 15% था, 12 से 16 लाख तक 15% है। 12 से 15 लाख तक 20% था पहले, अब 16 से 20 लाख तक 20% है। और 15 लाख से ज्यादा पर 30% था पहले का जो टैक्स स्लैब है। 20 से 24 लाख से ज्यादा, अगर हम अभी की बात करें तो 20 से 24 लाख के बीच में अगर आप अर्न करते हैं तो 25% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और 24 लाख से ज्यादा पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो है टैक्स स्लैब आया है और इसने एकदम से काफी कुछ बदला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हरनाम सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट आ गया, बजट पर लगातार इंतजार हो भी रहा था। हरनाम जी बहुत स्वागत है आपका, सीधा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। कैसा लगा सर बजट, कितने नंबर देंगे आप बजट को? नहीं, बजट को मैंने अभी बहुत गौर से देखा नहीं है, लेकिन अभी मैं एक चीज देख रहा था कि 16 लाख तक के जो भी 12 लाख हाँ, तक के जो लोग आते हैं उस स्लैब में, तो उनको बता रहे हैं कि नील रहेगा और उनको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और ये बजट पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से इस देश में आ रहे हैं, और बजट में ना किसान को कुछ मिलता है ना आम नागरिक को कुछ मिलता है। और ऐसे बजट बनाया जाता है कि घूम फिर के जो है आम जनमानस से वो चीज़ें छीनी जाती हैं, कहीं न कहीं किसी रास्ते से निकाला जाता है। और ये जो बजट है इसमें हमने पहले भी कहा था, और अभी कुंभ में जो हमारा 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही थी। नहीं, मैं आपकी बात को क्या ऐसे समझो कि आप कह रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक नया स्लैब आने का भी जिक्र हुआ है टैक्स को लेकर। दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग है, मिल्कीपुर में भी एक सीट पर है। आपको लगता है कि थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखा गया है? देखो, ये देश की राजनीति और राजनीतिक आदमी जो भी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल पार्टी हो, ये सबका घूम फिर के काम करने का जो रवैया और तरीका होता है वो आखिरी में ओट ही होता है। जहां पर इनको ओट मिलने वाला होगा वहां पर तो ये सारी बातें आपको घुमा फिरा के ये बता देंगे कि हम ये आम जनमानस को दे रहे हैं, ये किसान को दे रहे हैं, ये व्यापारी को दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक के वहां तक आम आदमी पहुंचता है, जानकारी करता है, भाई ये बजट है, बजट ये 6 महीने पहले ये तैयार करती हैं सरकारें, ठीक बात है, और 6 महीने तैयार करती हैं और अचानक, जैसे मैं आपके स्टूडियो में आया, अब बजट को पढ़ा जाएगा, इसमें अर्थशास्त्री पढ़ेंगे, राजनीतिक लोग पढ़ेंगे, तब तक कि ये जो मैसेज है ये मीडिया पर, चैनलों पर चला दिया जाएगा कि आम जनमानस को हमने ये चीज़ दे दी। लेकिन वास्तव में मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। ये देने वाले क्या हैं? ये तो लेने वाले हैं लोग ना। सरकारें तो आम जनता की जेब से, जैसे मैं 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने 50,000 करोड़ रुपया कुंभ पे खर्चा किया है और इतने करोड़ लोग यहाँ आएंगे। तो मनसा क्या है? मनसा गंगा स्नान, कुंभ स्नान कराना नहीं है, आम जनमानस की पॉकेट से 50 करोड़ खर्च करने के बाद में वसूली है कि अगर 60 करोड़। सर ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोई आज से थोड़ी हो रहा है, 1954 से हो रहा है।
नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे। हाँ, नहीं। तो तब से हो रहा है सर कुंभ। अब कुंभ पे सवाल करेंगे, और कोई भी सरकार हो, अभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती तो वो भी अरेंजमेंट करती। अच्छा, एक बुराई क्या? और अगर एक हब के तौर पर डेवलप होगा प्रयागराज या बाकी जो धार्मिक क्षेत्र हैं, या पूरा उत्तर प्रदेश भी, या देश का कोई भी हिस्सा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, इनकम होगी। बहुत सारे स्टेट हैं, आप कश्मीर ले लीजिए, उसका टूरिज्म पे पूरा जो है इनकम डिपेंड है, वहाँ की इकोनॉमी। तो ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कितना ठीक है? मेरा सवाल आपसे सीधा है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्यता ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति कभी भी आम जनमानस को कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ लेने की योजना बनाता है। और ये बजट जब 6 महीने के बाद जब पेश किया जाता है तो इसमें ये देखा जाता, अर्थशास्त्री और जिसके जानकार लोग बैठते हैं कि क्या कहने से, क्या करने से हमको क्या बचेगा, उसी के आधार पे बजट पेश किया जाता है। ठीक है, जनता को क्या मिलने वाला है, ठीक है, किसान को क्या मिलने वाला है। इस पर मैं आऊंगी, किसान को क्या मिला। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार राहुल को भी शामिल कर रहे थे। राहुल, हम प्री बजट भी बातचीत कर रहे थे जब बजट आया नहीं था, आ गया है बजट, एक फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्या मिला यंगस्टर्स को? हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की उस वक्त बात कर रहे थे, एक 29% या जो एक एवरेज है 29 एज, माफी चाहूंगी, 29 साल के हिसाब से भारतीयों की। क्या दिया सरकार ने इस बजट में उस युवा भारत को? जो भी बातें हम लोग कर रहे थे, निश्चित रूप से आप देखिए उन चीजों पे ही फोकस है। जैसे आप देखेंगे स्टार्टअप्स पे फोकस है, स्टार्टअप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस तरह के गवर्नमेंट जो इंसेंटिवाइज कर रही है। आप देखें टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो अब एक नेशनल इंस्टीट्यूशन का अनाउंसमेंट हुआ, एक स्टेट में, बिहार में उसका अनाउंसमेंट हुआ, बिहार में स्टैब्लिश होगा। इस तरह की चीजें जो है, आप देखिए इनकम टैक्स के मामले में भी 12 लाख तक टैक्स फ्री होगा, नो टैक्स होगा। तो ये एक बड़ा डिसीजन है। आपने बिहार की बात की है तो मधुबनी पेंटिंग और साड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है, वित्त मंत्री ने आज पहनी थी। ये एक होता है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कुछ बोलते हैं तो उन्होंने पगड़ी कौन सी पहनी है, क्या मैसेज है। और आप पॉलिटेक्निक का आपने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज में सीट्स की भी बात हुई, बिहार में चुनाव भी है। चुनाव देखिए, अभी इस पे डिस्कशन हो रही थी। जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर एवरी ईयर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो अब ये बजट क्योंकि जो सरकार केंद्र में होती है वो पेश करती है, तो निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल उसमें एक बेनिफिट हर गवर्नमेंट देखती है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, जो भी पूर्व में सरकारें रही होंगी, जब बजट तैयार करती हैं तो उनको जाके चुनाव लड़ना होता है। तो इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन ये जो बजट है, क्या इस बजट से लोगों को फायदा पहुंचता है कि नहीं, खासकर जो यूथ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो जनरेट होंगे या नहीं होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत एक उस मुहाने पे खड़ा है जहां पे हम स्टार्टअप इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आप जॉब्स के फील्ड में भी देखें तो आज जो ज्यादा जॉब्स जो क्रिएट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं जब ज्यादा जॉब्स स्टार्टअप्स में क्रिएट होने लगे हैं। तो ऐसे में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे उस दिशा में फायदा होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप एक सुदृढ़, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए एक माहौल तैयार करने में सफल होंगे, सरकार कोई भी हो। बट उस दिशा में एक अच्छा प्रयास ये दिख रहा है। ठीक है, अब किसान का भी जिक्र कर लेती हूँ मैं, हरनाम जी। किसान क्रेडिट कार्ड की बात मैं कर लेती हूँ। ब्याज छूट योजना के तहत 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर्ज जो है, मतलब ये छूट मिली है, 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा मिल जाया करेगा। अच्छा नहीं लगा किसानों को ये? नहीं, मैं मुझको वही बार फिर बात कहना पड़ता है कि 3 से 5 लाख किसान को कर्ज लेना क्यों पड़ता है? आप इस उत्तर प्रदेश में और भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश के आम जनमानस, किसान, व्यापारी, सब लोगों ने इसलिए बनाया था कि जो अब तक के कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है, उस काम को भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। आप कर्ज की क्यों बात करती हैं? हमें कर्ज के बोझ के नीचे दबा के क्या इस देश के नागरिक को रखना चाहते हैं? अरे हम जो अनाज पैदा करते हैं,
सीधी सी बात है कि मैं जो अनाज पैदा करता हूं, इस देश का किसान जो अनाज पैदा करता है, महंगाई के अनुपात में किसान को फसल के दाम दे दिए जाएं। आज डीएपी और एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाली चीज़ों के वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए आपने, और जो किसान पैदा कर रहा है उसके रेट नहीं बढ़ाए, तो किसान कैसे सरवाइव करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। कर्ज की क्यों बात की जाती है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड दे देंगे, उसमें ब्याज कम कर देंगे। आप कर्ज की बात क्यों करते हैं? इस देश का किसान, देश आज़ादी के समय क्या किसान कर्जदार था? जब आज़ाद हुआ था तो ये देश का किसान, आम नागरिक कर्जदार था। अगर कर्जदार नहीं था तो आज कितने कर्ज के उसमें हम आप सब लोग डूब गए हैं। मतलब कर्जे की बात की जाएगी और चीज़ों की बात की जाएगी। इस देश की कोरोना काल में जीडीपी को, इस देश को बचाने का काम देश के किसान, गांव ग्रामीण ने किया था। देश की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे किसी दूसरे स्टेट की सरकार, जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर और किसान को दाब के कमज़ोर करने का सरकारें काम कर रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। और कोरोना काल से जो लोग नहीं सीखे हैं वो सीख लें, अन्यथा आने वाले कल में आपको कोई बचाने वाला नहीं खड़ा होगा। क्योंकि रोजगार अगर आज भी है, रोजगार अगर किसी को मिल सकता है तो एग्रीकल्चर में ही मिल सकता है। आज भी हमारे खेत में, आपके खेत में जो किसान काम करता है, ये मजदूर काम करता है, वो क्या रोजगार नहीं है? सरकार पकौड़े बेचने वालों को भी कहती है कि हम रोजगार दे लेकिन कितने सर, ये एक ऐसा टॉपिक है। ठीक है, मैं इस पर बात करती हूँ। एक बार अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। 12वां ही है।